अभी हम यहाँ पे अगला जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये फ्रेमिंग क्वेश्चन का ही पार्ट है, बट डिफरेंट डिफरेंट टेंसेस में डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं क्वेश्चन फ्रेम करने के। तो ऐसे जैसे प्रेजेंट टेंसेस होते हैं, पास्ट टेंसेस होते हैं, फ्यूचर टेंसेस होते हैं, फिर उनमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट। देन देयर कम्स पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, देन फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस भी आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो आज हम देखते हैं कहाँ तक कर पाते हैं। आई विल ट्राई कि हम एटलीस्ट परफेक्ट तक तो कर ही दें। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। आज मेरा टारगेट है कि यहाँ तक हम इतना कंप्लीट कर दें। नो टेंसेस। तो इसमें जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, आप देख पा रहे हैं इसमें अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है जैसे कि राम या मोहन, तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर कोई वर्ब यूज़ होगी, वर्ब के साथ उसकी फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगेगा प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ओके, यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगल इंसान है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ एस या वर्ब के साथ जो वर्ब यूज होगी उसमें एस या ई एस लगेगा, देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन, कर्ता बहुवचन है, तो वहाँ पे और नेगेटिव सेंटेंस है, कर्ता बहुवचन है और सेंटेंस भी नेगेटिव है, तो उस कंडीशन में बहुवचन कर्ता के साथ डू लगेगा। और अगर एक वचन कर्ता होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, तो उस कंडीशन में जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आएगी डज, फिर आएगा नॉट, निगेशन और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बट अगर नेगेटिव सेंटेंस है, जैसे कि आप दूसरे वाले पॉइंट में देख पा रहे होंगे, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये यहाँ पे जो है नेगेटिव सेंटेंस है और यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल प्लस डू डज हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि प्लूरल है तो डू यूज़ होगा, सिंगुलर है तो डज यूज़ होगा हेल्पिंग वर्ब। फिर आएगा निगेशन नॉट, फिर आएगा उसके बाद ये जो आई लिखा है दैट इज़ नॉट एन आई, ये है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो जो भी वर्ब होगी उसकी फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे आएगी, उसमें एस या ई एस नहीं लगेगा। एस या ई एस इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव सेंटेंस में या इंटरोगेटिव सेंटेंस में अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो एस या ई एस नहीं लगता है। ये मैं आपको यहाँ पे टेंसेस भी पढ़ा दे रहा हूँ, क्योंकि अगर वो पता नहीं होगा आपको तो फिर आप क्वेश्चन भी फ्रेम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे डू और डज जो है वो हेल्पिंग वर्ब्स हैं। वो मैं आपको जैसे अभी मैंने बताया अफर्मेटिव सेंटेंस जो नॉर्मल असर्टिव सेंटेंस होते हैं उसमें यूज़ नहीं होते हैं डू डज, उसमें एस या ई एस का यूज़ होता है। बट नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनमें डू या डज का इस्तेमाल होता है। तो अब अगर इसी में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, आइदर सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल, और यहाँ पे हमें और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वट एवर इट इज़, इट कैन बी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, एंड द सब्जेक्ट कैन आइदर बी सिंगुलर और प्लूरल। अगर कुछ भी ऐसी कंडीशन है और हमें क्वेश्चन फ्रेम करना है, हमें सेंटेंस दिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और हमें उससे उस पर्टिकुलर सेंटेंस का हमें क्वेश्चन फ्रेम करना है, तो उसमें हम क्या करेंगे कि अगर नॉर्मल सेंटेंस है, नेगेटिव नहीं है, तो जो
प्लूरल जो सब्जेक्ट है उसके बाद में जो डू लगता था, मैंने बोला था डू लगेगा हेल्पिंग वर्ब, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हेल्पिंग वर्ब डज लगेगा। तो जो प्लूरल के बाद नॉर्मल सेंटेंस में, असर्टिव या अफर्मेटिव सेंटेंस में प्लूरल के बाद जो डू लग रहा था तो वो डू उसके पहले लगेगा। डू फिर प्लूरल, फिर आएगी फर्स्ट फॉर्म। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके पहले डज लगेगा, फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर उसमें क्यों, क्या, कैसे, व्हेन, व्हाट, व्हाई, हाउ जैसे क्वेश्चन वर्ड्स दिए गए हैं तो उस कंडीशन में क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हेल्पिंग वर्ब आएगी डज, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हेल्पिंग वर्ब आएगी डू। देन देयर कम्स वर्ब, देयर कम्स द वर्ब, और वर्ब की भी फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि अगर इंटेरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस है तो उस कंडीशन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस में। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से क्वेश्चन कैसे फ्रेम करने हैं। अब इनके एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। पहला एग्जाम्पल दिया है, ये नॉर्मल असर्टिव या अफर्मेटिव सेंटेंस इसको कह सकते हैं। राम, ये है अफर्मेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और ये टेंस है राम प्लेज फुटबॉल। राम फुटबॉल खेलता है। तो अगर इसका क्वेश्चन फ्रेम करना है तो कैसे करेंगे? राम प्लेज फुटबॉल, राम के साथ प्ले जो वर्ब है उसमें एस या ई एस लगा है। एस या ई एस क्यों लगा है? बिकॉज राम इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट। तो प्ले यहाँ पे वर्ब है, उसके साथ एस लगा है, क्योंकि प्ले के साथ एस लगता है, ई एस नहीं लगता है। राम प्लेज फुटबॉल। तो इसमें अगर हम इसका क्वेश्चन बनाएंगे तो वो ऐसे बनेगा, डज राम प्ले फुटबॉल। अब ये डज क्यों आया है? क्योंकि राम मैंने बताया सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, दैट इज डज। तो डज पहले आएगा क्योंकि वो आना ही था। फ्रेमिंग क्वेश्चन के जो ऊपर जो टेबल दिए उसमें भी आप देख पा रहे हैं सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या आ रहा है, पहले डज आएगा। डज राम प्ले फुटबॉल। प्ले उसके साथ एस या ई एस नहीं आएगा, प्लेन फर्स्ट फॉर्म आएगी वर्ब की, तो वहाँ पे प्ले आ रहा है फुटबॉल। डज राम प्ले फुटबॉल। फिर दूसरा सेंटेंस हम देख लेते हैं, ही गोज टू टेम्पल डेली। तो ही गोज टू टेम्पल डेली, ही यहाँ पे एक प्रोनाउन है, बट ये सब्जेक्ट है, बट ये प्रोनाउन सब्जेक्ट है, ये नाउन नहीं है। ही इज नॉट अ नाउन, ही इज अ प्रोनाउन। तो pronoun is a word that is being used at the place of noun। जो वर्ड नाउन की जगह पे यूज होते हैं उसको रिप्लेस करके दे आर बेसिकली कॉल्ड प्रोनाउन। तो ही यहाँ पे प्रोनाउन है, दैट इज अ सब्जेक्ट, बट दैट इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। ही कोई प्लूरल सब्जेक्ट तो नहीं है, एक ही आदमी की बात हो रही है। तो उसके साथ जो वर्ब आई है दैट इज गो, उसके साथ एस या ई एस लगा है, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट में एस या ई एस लगता है, बट गो के साथ ई एस लगेगा, एस नहीं लगता है, ठीक है। ही गोज टू टेम्पल डेली। तो अगर इसका क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन फ्रेम करना है, तो इसका क्वेश्चन कैसे फ्रेम करेंगे? इसका क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, वो कहाँ जाता है डेली। ऐसे हमने इसको बनाया। इसको ऐसे भी बना सकते थे कि क्या वो टेम्पल जाता है, बट इसमें क्वेश्चन बनाया गया है कहाँ जाता है। इसमें टेम्पल को लेके बनाया गया है, टेम्पल को रिप्लेस किया गया है वेयर से, क्वेश्चन वर्ड से। तो अगर क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं तो वो किसी पर्टिकुलर टर्म को रिप्लेस करके उसकी जगह यूज होते हैं। जैसे यहाँ पे वेयर यूज हुआ है, ये सेंटेंस का मतलब बन रहा था ही गोज़ टू टेम्पल डेली, वो डेली प्रतिदिन मंदिर जाता है। तो क्वेश्चन बन रहा है वो प्रतिदिन कहाँ जाता है।
वह प्रतिदिन कहाँ जाता है, तो वह वेयर डज ही गो डेली, तो वह कहाँ जाता है प्रतिदिन। वेयर, वेयर क्वेश्चन वर्ड है। डज क्यों आया है, क्योंकि ही जो है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के पहले जो वर्ड यूज होगा दैट इज क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो आती है वो आती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर या प्लूरल। सिंगुलर है तो डज आएगा, प्लूरल है तो डू आएगा। तो क्वेश्चन बनेगा वेयर डज ही गो डेली। फिर हम लास्ट वाला सेंटेंस देख लेते हैं इसी में, क्योंकि हमें आगे भी काफ़ी पढ़ना है। चिल्ड्रन लाइक प्लेइंग, बच्चे खेलना पसंद करते हैं। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन का मतलब यहाँ पे प्लूरल है, बच्चे ना कि बच्चा। तो बच्चे खेलना पसंद करते हैं। चिल्ड्रन लाइक प्लेइंग, तो क्या पसंद करते हैं बच्चे। अगर क्वेश्चन बनेगा तो ये ऐसे बनेगा, क्या पसंद करते हैं। तो या तो ऐसे बन सकता है, बच्चे क्या पसंद करते हैं। या अगर खेलने को ही उसमें इंक्लूड करना है तो फिर ऐसे बन सकता है, क्या बच्चे खेलना पसंद करते हैं। तो दोनों ही टर्म्स में इसमें क्वेश्चन बन सकता है। बच्चे क्या पसंद करते हैं ये भी बन सकता है, और दूसरा ये भी बन सकता है, क्या बच्चे खेलना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे जो बनाया गया है, यहाँ पे बनाया गया है क्या बच्चे खेलना पसंद करते हैं। तो क्या बच्चे खेलना पसंद करते हैं वो बनेगा डू चिल्ड्रन लाइक प्लेइंग। अब डू क्यों यूज हुआ है, क्योंकि जो चिल्ड्रन है दैट इज ए सब्जेक्ट एंड दैट इज ए प्लूरल सब्जेक्ट, बहुवचन करता है। बहुवचन कर्ता के पहले जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा दैट इज डू। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बहुवचन कर्ता के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ दैट इज डू। तो क्वेश्चन कैसे बन रहा है, डू चिल्ड्रन लाइक प्लेइंग। लाइक क्यों यूज हुआ है, लाइक क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो चिल्ड्रन है दैट इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जैसे हेल्पिंग वर्ब डू यूज होती है वैसे ही वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो प्लेन फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, उसमें एस या ई एस नहीं लगता है। सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट में एस या ई एस लगता है, वो भी अगर अफर्मेटिव सेंटेंस हो। समझ रहे हैं आप, अगर सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस हो। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें भी एस या ई एस नहीं लगेगा। ठीक है, तो फिर ये ख़त्म हो जाता है यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट। ये मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट के बारे में पूरा बता दिया है, हो प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। फिर दूसरा आ जाता है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के साथ नॉर्मल सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, देन देयर कम्स द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ऐसे ही अगर नेगेटिव सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का तो उसमें सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट कैसा भी हो सकता है, प्लूरल हो या सिंगुलर हो, दोनों ही कंडीशन में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो डिड यूज होगी यहाँ पे। जैसे उसमें डू और डज हो रही थी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रही थी पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है। सब्जेक्ट चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, दोनों ही कंडीशन में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो डिड यूज होती है। हेल्पिंग वर्ब के साथ निगेशन आया नॉट, फिर आई है फर्स्ट फॉर्म। अब अगर अफर्मेटिव सेंटेंस था, आप ऊपर देख पा रहे हैं, तो सेकंड फॉर्म यूज हो रही थी पास्ट इंडेफिनिट में। बट अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है। अगर डिड नॉट आ गया है, हेल्पिंग वर्ब आ गई है डिड सब्जेक्ट के साथ, नेगेशन आ गया है नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो आई दिख रहा है दैट इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। वही नीचे दिया भी गया है, did is helping verb which is not used in affirmative sentence। मैं आपको बता भी रहा था affirmative sentence में did जो helping verb है यूज़ नहीं होती है, बट negative और interrogative sentence में did जो helping verb है यूज़ होती है।
नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में। और यहाँ पे दूसरी कंडीशन एक और भी है कि सब्जेक्ट से फ़र्क नहीं पड़ता कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। हेल्पिंग वर्ब वही यूज होगी डिड। यहाँ पे वैसा नहीं है जैसे उस पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हो रही थी। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर था तो हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रही थी डज, और सब्जेक्ट प्लूरल था तो हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रही थी डू। कहाँ पे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये है पास्ट इंडेफिनिट। यहाँ पे एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी, दैट इज़ डिड। अब इससे क्वेश्चन कैसे फ्रेम करेंगे? हाँ, क्वेश्चन भी फिर दोनों ही तरीके से फ्रेम होते हैं। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसमें अलग तरीके से, और अगर इंटरोगेटिव या इंटरोगेटिव तो खुद में क्वेश्चन फ्रेमिंग है। तो अगर निगेशन वाला है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो उसमें दूसरे तरीके से होगी। तो हम दोनों तरीके से देख लेते हैं। एक क्वेश्चन वाला मेथड दिया है, क्वेश्चन वर्ड, और दूसरा दिया है इसमें एक प्लेन जो सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंस, उसको उसका क्वेश्चन फ्रेम करके दिखाया है। तो इसमें क्या दिया है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के पहले आ जाएगी। इट डजेंट मैटर इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल और सिंगुलर, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, देन सब्जेक्ट आएगा। दैट सब्जेक्ट कैन आइदर बी प्लूरल और सिंगुलर, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। दूसरा, अगर क्वेश्चन वर्ड दिया गया है, व्हेन, व्हाई, व्हाट, हाउ, वेयर, हुम, तो वो क्वेश्चन वर्ड कोई भी हो सकता है इनमें से। वो क्वेश्चन वर्ड उठा के यहाँ पे रखा जाएगा। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो ये फ्रेमिंग क्वेश्चन, तो यहाँ पे रखा जाएगा। फिर उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है वो आता है, डिड आएगा, प्लस सब्जेक्ट। वो मैंने बता ही दिया है आपको, मैटर नहीं करता है कि चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो। फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अब हम इसके एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल पहला दिया है, नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस ऐसे ही बनता है, मुकेश डिड नॉट नो हिम। तो इसमें अगर इससे क्वेश्चन बनाना है, नेगेटिव सेंटेंस से इंटरोगेटिव बनाना है, बट निगेशन इसमें साथ में रखना ही रखना है, नोट को भी रखना है। तो ये जो डिड है, ये मुकेश जो सब्जेक्ट है, दैट कैन आइदर बी सिंगुलर और प्लूरल, पास्ट इंडेफिनिट में फ़र्क नहीं पड़ता है। हेल्पिंग वर्ब वही यूज होगी, डिड। तो डिड को पहले ले आएंगे, डिड मुकेश नॉट नो हिम। तो ये ऐसे बनेगा क्वेश्चन। फिर हम इसमें फिफ्थ सेंटेंस देख लेते हैं, मुकेश स्पीक 10 लैंग्वेजेस। तो 10 को हाईलाइट करा गया है क्योंकि उसे ही क्वेश्चन वर्ड से रिप्लेस करेंगे। 10 मतलब 10 लैंग्वेजेस बोल सकता है मुकेश। मुकेश 10 भाषाएं बोल सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनाया है इन्होंने हिंदी में, अगर उसको ट्रांसलेट करें कि मुकेश कितनी भाषाएं बोल सकता है, तो इसको कैसे बनाएंगे? हाउ मैनी लैंग्वेजेस डिड। डिड जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, मुकेश जो है वो सब्जेक्ट है। वो फ़र्क नहीं पड़ता वो सिंगुलर है प्लूरल है। यहाँ पे सिंगुलर है, बट अगर प्लूरल भी होता तब भी डिड ही हेल्पिंग वर्ब आता। तो हाउ मैनी लैंग्वेज डिड मुकेश स्पीक, क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे करके हम पास्ट इंडेफिनिट जो टेंसेस होते हैं उनमें क्वेश्चन फ्रेम करना सीख सकते हैं। ये मैंने आपको समझा दिया है पास्ट इंडेफिनिट के बारे में भी, और इससे पहले मैंने आपको समझाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। फिर अगला आ जाता है फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में नॉर्मल सेंटेंस फॉर्मेशन होता है, सब्जेक्ट आता है, उसके साथ विल या शैल आता है। विल या शैल हियर इज़ अ हेल्पिंग वर्ब, तो फिर उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो विल या शैल आता है सब्जेक्ट के साथ, और नोट आता है क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है।
आई और वी के साथ सेल आता है, बाकी के साथ विल आता है। अगर सब्जेक्ट आई और वी है तो उनके साथ सेल आता है। ग्रामर की अगर वी आर टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ ग्रामर तो आई और वी के साथ सेल आएगा, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ही, सी, दे, यू, सब के साथ विल आएगा। बट आजकल कम्युनिकेशन में क्या हो रहा है कि हम जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो आई और वी क्यों ना हो, सबके साथ ही विल यूज़ कर देते हैं। ठीक है, तो इनमें क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा? अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, इनमें क्वेश्चन फ्रेम होगा विल सेल जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगा, देन सब्जेक्ट आ जाएगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ऐसे ही अगर क्वेश्चन वर्ड दिया है उसमें बीच में व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, कुछ भी इनमें से कोई भी हो सकता है क्वेश्चन वर्ड, तो वो क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, फिर विल शैल आएगा, दैट इज़ अ हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एंड देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। एग्जाम्पल से हम देख लेते हैं। आई शैल नॉट गो टू सिनेमा। तो इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा? मैं सिनेमा नहीं जाऊंगा। तो अब इसमें क्वेश्चन, अगर मैं कहाँ नहीं जाऊंगा, सिनेमा नहीं जाऊंगा, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? मैं कहाँ नहीं जाऊंगा। तो मैं कहाँ नहीं जाऊंगा को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे? वेयर। वेयर क्वेश्चन वर्ड है, जैसे आप ऊपर में फ्रेमिंग क्वेश्चन वाले टेबल में देख भी पा रहे हैं। वेयर क्वेश्चन वर्ड है, वो पहले आ गया। आई जो है दैट इज अ सब्जेक्ट, आई के साथ मैंने बताया था शैल लगेगा, शैल आ गया है, वो उसके पहले आएगा क्योंकि विल और शैल पहले आना था। फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट है आई, फिर नेगेशन वर्ड आएगा अगर नोट दिया है तो, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी दैट इज गो, फिर टू, वेयर शैल आई नॉट गो टू। तो ये पहला सेंटेंस बन गया, क्वेश्चन फ्रेम हो गया पहले सेंटेंस का। फिर अगर हम दूसरा सेंटेंस हम देखें इसमें, माई मदर विल कुक फूड। मेरी माता खाना पकाएगी। अब इसमें सेंटेंस जो इन्होंने यहाँ पे बनाया है वो बनाया है क्या मेरी माता खाना पकाएगी। क्या मेरी माता खाना पकाएगी में क्या होगा कि इसमें कोई क्वेश्चन वर्ड तो है नहीं, क्या पहले आया है। अगर सेंटेंस के बीच में क्या आया होता तो क्वेश्चन वर्ड माना जाता, उसको क्या पहले आया है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। दैट हेल्पिंग वर्ब इज विल। विल माई मदर, माई मदर, यहाँ पे माई मदर सब्जेक्ट है। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है? अगर आई और वी होता तो शैल आता, बाकी के साथ विल आता है, तो विल पहले आ जाएगा क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है हमें, क्वेश्चन फ्रेम करना है तो इंटरोगेटिव में बनेगा। और क्वेश्चन वर्ड इसलिए नहीं आएगा क्योंकि क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन के बीच में नहीं आ रहा, ये सिंपल सेंटेंस है। क्या मेरी माता खाना पकाएगी, क्या, तो उसमें क्या है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। विल माई मदर कुक, माई मदर, माई मदर इज ए सिंगुलर, नो नो, इसमें इनमें सब में फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, तो विल माई मदर कुक फूड। तो ये पूरा सेंटेंस माई मदर विल कुक फूड बन गया, क्वेश्चन फ्रेम हो गया विल माई मदर कुक फूड, क्या मेरी माता खाना बनाएगी। तो इसमें बाकी सेंटेंसेस आप देख लीजिएगा, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा देन जस्ट लेट मी नो। फिर हम आ जाते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जो सेंटेंस की फॉर्मेशन होती है, सब्जेक्ट होता है, इज एम आर होते हैं, हेल्पिंग वर्ब इज हो सकता है, आर हो सकता है, एम हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि अगर सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट है
तो इज आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर आएगा, आई है तो एम आएगा, हेल्पिंग वर्ब। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ऐसे ही अगर निगेशन वाला सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो सब्जेक्ट इज एम आर इन अकॉर्डेंस विद द सब्जेक्ट। द सब्जेक्ट कैन आइदर बी प्लूरल और सिंगुलर, और आई हो सकता है। अगर सिंगुलर होगा तो इज आएगा, प्लूरल होगा तो आर आएगा, आई होगा तो एम आएगा। फिर निगेशन के लिए नोट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी। फिर अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में देखें तो क्वेश्चन फ्रेम कैसे करते हैं, तो जो इज एम आर है हेल्पिंग वर्ब वो पहले आ जाएगा। सब जैसे ही पे सब जितने भी बाकी टेंसेस थे सब में भी ऐसे ही हो रहा था, तो इसमें भी ऐसे ही होगा। हेल्पिंग वर्ब्स है नॉर्मल सेंटेंस में, तो असर्टिव सेंटेंस में तो वो पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। बट अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में दिया है, हाउ, व्हेन, वाई, कुछ भी करके इनमें से, तो क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, देन इज आर एम जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो आएंगी, देन सब्जेक्ट आएगा अकॉर्डिंगली, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी, देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सी इज़ नॉट गोइंग टू मार्केट, वो मार्केट नहीं जा रही है। सी इज़, सी यहाँ पे प्रोनाउन है, वो किसी लड़की के लिए यूज हुआ है। ये एक सब्जेक्ट है जो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगी है दैट इज़, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लगती है इज़। तो सी इज़ नॉट नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट लगेगा। गोइंग टू मार्केट, गोइंग में गो जो है वो वर्ब है, उसके साथ उसकी फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगा है। गो की फर्स्ट फॉर्म गो, उसमें आई एन जी लगा के गोइंग टू मार्केट। सी इज़ नॉट गोइंग टू मार्केट। तो ये सेंटेंस इसने बोला कि वह मार्केट नहीं जा रही है। अगर इसका क्वेश्चन बनाएंगे तो इसने क्वेश्चन बना रखा है इसका, क्या वह मार्केट नहीं जा रही है। तो क्या वह मार्केट नहीं जा रही है, इसमें क्वेश्चन वर्ड तो कोई है नहीं, क्योंकि क्या पहले यूज हुआ है, सेंटेंस के बीच में हो रहा होता तो क्वेश्चन वर्ड बन जाता। क्या वह मार्केट नहीं जा रही है, तो इसमें क्या होगा कि जो ये हेल्पिंग वर्ब है इज़, ये उठ के सेंटेंस में सबसे पहले आ जाएगा। देन देयर कम्स द सब्जेक्ट दैट इज सी, नॉट निगेशन वर्ड, गोइंग क्योंकि आई एन जी लगना है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, टू मार्केट, इज सी नॉट गोइंग टू मार्केट। तो ऐसे ही इसका क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा। दूसरा, चलो थोड़ा दूसरा सिंपल है, तीसरा पढ़ लेते हैं। दे आर विजिटिंग पेशेंट्स, वे मरीज देख रहे हैं। तो वे किस लिए यूज हुआ है, डॉक्टर्स के लिए बेसिकली, आई थिंक। तो वे मरीज देख रहे हैं, दे आर विजिटिंग पेशेंट्स। दे यहाँ पे एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इट्स अ प्रोनाउन वर्ड बट इट्स अ प्लूरल सब्जेक्ट, बहुवचन करता है ये, तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आर आएगी, एम नहीं आ सकती, इज नहीं आ सकती। विजिट जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ आई एन जी लगेगा, विजिटिंग पेशेंट्स। तो वे मरीज देख रहे हैं, सेंटेंस तो ऐसे बना है, मैंने बता दिया आपको सारा कैसे बना है। फिर क्वेश्चन कैसे फ्रेम करा गया है, क्वेश्चन फ्रेम करा गया है कि वे किसे देख रहे हैं, किसे देख रहे हैं। तो किसे देख रहे हैं के लिए आएगा टू हुम, आर, आर क्यों आएगा, पहले आता है, पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब क्योंकि उसमें आर ही आ रहा था, फिर आएगा दे यहाँ पे सब्जेक्ट है, विजिटिंग, विजिटिंग क्योंकि विजिट जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसमें आई एन जी लगना ही था। तो क्वेश्चन वर्ड पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। फिर आता है पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस बिल्कुल सेम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के, इसमें इज एम आर जो होते हैं उनकी जगह वॉज वर यूज हो जाता है। सिंगुलर के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉज, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, नेगेटिव है तो नॉट लग जाएगा। सेम है बिल्कुल, क्वेश्चन भी वैसे ही फ्रेम होगा
वाज वर्ब पहले लग जाएगा इन अकॉर्डेंस विद द सब्जेक्ट। इफ़ द सब्जेक्ट इज़ प्लूरल तो वर लगेगा, और अगर इफ़ द सब्जेक्ट इज़ सिंगुलर तो वाज लगेगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing, देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में दिया है तो क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद वर्ब वाज वर्ब आ जाएगा। दे आर बेसिकली द हेल्पिंग वर्ब्स। वाज वर्ब कैसे आएगा, वो आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट अगर वो बहुवचन है तो मतलब प्लूरल है तो वर आएगा, अगर सिंगुलर है तो वाज आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। इसके एग्जांपल ले लेते हैं। सुमन वाज वीपिंग, सुमन रो रही थी। तो अगर इसको क्वेश्चन में फ्रेम करना है तो क्या सुमन रो रही थी, ऐसे बना देंगे। सुमन वाज वीपिंग, सुमन रो रही थी, क्या सुमन रो रही थी। तो क्या क्या इसमें पहले आया है, क्वेश्चन के बीच में तो नहीं आया। क्वेश्चन के बीच में नहीं आया तो इसमें क्वेश्चन वर्ड तो है नहीं, तो इसमें क्या होगा कि जो हेल्पिंग वर्ब है वॉज, वो पहले आ जाएगी। वॉज ही क्यों आई है, क्योंकि सुमन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब आती है हेल्पिंग वर्ब, दैट इज वॉज इन पास्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस की बात हो रही है। मैं भी जिसके रिगार्डिंग बोल रहा हूँ उसका ध्यान रखिए कौन सा टेंस है, उसे किसी और में मिक्स मत करिए। सुमन वॉज वीपिंग, तो इसका बनेगा वॉज सुमन वीपिंग। वॉज इसके पहले लग जाएगा, ये हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग ये वॉज आया है सुमन के अकॉर्डिंग। सुमन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब आती है दैट इज वॉज, बट क्वेश्चन फ्रेम करते टाइम वो पहले आती है। वॉज सुमन वीपिंग। वीपिंग क्या है, रोना। रोना, रोने की फर्स्ट फॉर्म है वीप, उसके साथ ing लगेगा। फिर चौथा सेंटेंस देख लेते हैं। ब्लैक ब्लैक हो रखा है, आपको ऐसा लगेगा ये कुछ अजीब सा है, बट ऐसा कुछ है नहीं। इसको देख लेते हैं। आई वॉज स्टैंडिंग एट बस स्टॉप, मैं बस अड्डे पे खड़ा था, बस स्टॉप पे खड़ा था। आई वॉज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप। तो इसमें अगर क्वेश्चन बनाएंगे तो वैसे बनेगा, बस स्टॉप की जगह वेयर लगा दिया है। बस स्टॉप पे खड़ा था या कहाँ खड़ा था, वेयर वॉज आई स्टैंडिंग, में कहाँ खड़ा था। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, जैसे कि फ्रेमिंग क्वेश्चन वाली कंडीशन में टेबल में आप देख भी पा रहे हैं। क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, फिर वो जाएगा। वो क्यों आएगा, आई के साथ वो जाता है, वो पहले आएगा क्योंकि जब क्वेश्चन बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब पहले आती है जस्ट आफ्टर क्वेश्चन वर्ड। फिर आता है फिर आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे आई है, तो फिर आएगा वर्ब। वर्ब इज स्टैंड, उसकी फर्स्ट फॉर्म में ing। तो पूरा सेंटेंस बन गया, क्वेश्चन फ्रेम हो गया। वेयर वॉज आई स्टैंडिंग, मैं कहाँ खड़ा था। नॉर्मल सेंटेंस था मैं बस अड्डे पे खड़ा था, उसका क्वेश्चन बन गया वेयर वॉज आई स्टैंडिंग, मैं कहाँ खड़ा था। फिर आ जाता है, ये आपने पढ़ लिया पास्ट कॉन्टिन्यूस में। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस आ गया। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में एक डिफरेंस आ जाता है बस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में सब्जेक्ट के साथ विल और शैल आएगा, जहाँ वाज बोल आ रहा था, और ये हेल्पिंग वर्ब विल और शैल होती है इसमें। वही आई के साथ, आई और वी के साथ शैल, बाकी के साथ विल, प्लस बी लग जाएगा, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing। ऐसे नेगेटिव सेंटेंस हो तो उसमें भी ऐसे ही आएगा, विल लगेगा बाकी सब के साथ, आई वी के साथ सेल लगेगा, प्लस नॉट नेगेशन, प्लस बी, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें ing। फिर क्वेश्चन कैसे फ्रेम करेंगे, विल सेल पहले आ जाएगा, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, वो सब की तरह इसमें भी हो रहा है। बी इसमें बाद में आएगा, बी पहले नहीं आएगा कि वह जो हेल्पिंग वर्ब्स है उनके साथ ही बी लगा दोगे, ऐसा नहीं करोगे। पहले हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करोगे, फिर सब्जेक्ट यूज़ करोगे, देन यू विल यूज़ बी, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ing। अगर क्वेश्चन वर्ड दिया तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, बाकी सब में जैसे हो रहा है वैसे ही। फिर हेल्पिंग वर्ब्स जो विल शैल है, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ing। फिर एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी विल नॉट बी लाफिंग एट यू, वो तुम पे नहीं हंस रही होगी। तो अगर इसका नॉर्मल सेंटेंस बनाए, शी विल नॉट बी लाफिंग एट यू, वो तो आपको पता ही है कैसे बनता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में। शी है सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके साथ
या सिंगुलर तो मैटर नहीं करता यहाँ, सी जो बाकी आई वी और वी मैटर करते हैं, आई और वी के साथ शैल लगेगा, बाकी सब के साथ विल लगेगा। तो सी जो है सी के साथ विल लगेगा, सी विल नॉट बी लाफिंग एट यू। तो लाफिंग बी आया है, बी के बाद लाफ, लाफ की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, एट यू। तो ये तो नॉर्मल सेंटेंस बन गया। फिर इसमें अगर नॉर्मल सेंटेंस का मीनिंग है कि सी विल नॉट बी लाफिंग एट यू, वो तुम पे नहीं हंस रही होगी, तो अगर इसको क्वेश्चन में बनाएंगे तो क्या वह तुम पे नहीं हंस रही होगी, क्या वह तुम पे नहीं हंस रही होगी। तो इसमें कोई क्वेश्चन वर्ड तो है नहीं क्योंकि क्या पहले आया। तो इसमें क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आएंगे, विल शी नॉट बी लाफिंग एट यू। तो आप फ्रेमिंग क्वेश्चन में से भी देख सकते हैं, विल शी नॉट बी लाफिंग एट यू, विल पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बी, फिर लाफ, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आई एन जी, फिर एट यू। वी शैल बी पेंटिंग वॉल, मैंने बोला था आई और वी के साथ शैल आता है, वी के साथ शैल आया है, बी पेंटिंग, पेंट की फर्स्ट फॉर्म पेंट, उसके साथ आई एन जी, वॉल दीवार, हम दीवार पेंट कर रहे होंगे। फिर वॉल के लिए इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन में एक वर्ड, क्वेश्चन वर्ड डाल दिया है, क्या हम क्या पेंट कर रहे होंगे। तो क्या इसमें क्वेश्चन के बीच में आया, तो वो क्वेश्चन वर्ड है, सेंटेंस के बीच में आया है तो क्वेश्चन वर्ड है। तो क्या के लिए वॉट यूज़ करेंगे क्वेश्चन वर्ड, तो वॉट आ गया पहले, फिर आ गया विल, विल वी बी पेंटिंग, वॉट विल वी बी पेंटिंग, विल आ गया, उसके बाद वी आ गया, बी आना ही था, वी आता ही है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। पेंटिंग, पेंटिंग में पेंट जो है वो की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके साथ आई एन जी। तो विल, व्हाट विल बी पेंटिंग। फिर अगला जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, उसमें सेंटेंस का फॉर्मेशन आप देख रहे हैं, सब्जेक्ट हैज़ हैव, यहाँ पे हैज़ हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है परफेक्ट टेंसेस में। तो फिर अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्वेश्चन भी वैसे ही फ्रेम होगा जैसे सब में हो रहा था, हेल्पिंग वर्ब्स पहले आ जाएंगी, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की जो भी फॉर्म लगनी है यहाँ पे थर्ड लगनी है, प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। और अगर क्वेश्चन वर्ड दिया है तो पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हैज़ हैव जो हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट, अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है, परफेक्ट टेंसेस में थर्ड फॉर्म लगती है, कोई भी परफेक्ट हो तो थर्ड फॉर्म प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अब इसमें एग्जांपल देख लेते हैं, ही हैज संग अ सॉन्ग, उसने एक गाना गाया या वह गाना गा चुका है, वह गाना गा चुका है। तो इसमें ही हैज संग अ सॉन्ग, ही जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा क्योंकि सिंगुलर है तो हैज यूज होगा, संग, सिंग की थर्ड फॉर्म है संग अ सॉन्ग, ही हैज संग अ सॉन्ग। तो इसमें जो इन्होंने क्वेश्चन बनाया वो ऐसे बनाया है कि नॉर्मल सेंटेंस था ही हैज संग अ सॉन्ग, उसने एक गाना गा चुका है। तो इन्होंने क्वेश्चन बनाया क्या वह गाना गा चुका है, क्या वह एक गाना गा चुका है। तो क्या उसमें पहले यूज हुआ है, क्वेश्चन वर्ड तो कोई है नहीं, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, हैज ही संग अ सॉन्ग। तो सेम वही वाली कंडीशन जो बाकी सब टेंसेस में यूज हो रही थी पहले क्वेश्चन बनाने में, हैज ही संग अ सॉन्ग, हैज पहले आ गया, दैट हैज इज ए हेल्पिंग वर्ब, ही इज ए सब्जेक्ट, सिंग की थर्ड फॉर्म, संग अ सॉन्ग, हैज ही संग अ सॉन्ग। फिर ये फोर्थ वाला कर लेते हैं, विद्या हैज बोट अ साड़ी फॉर हर मदर, विद्या ने अपनी माता के लिए एक साड़ी खरीदी, या विद्या अपनी माता के लिए एक साड़ी खरीद चुकी है। तो इसमें कैसे बनेगा, ये साड़ी को रिप्लेस किया है क्वेश्चन वर्ड से,
यहाँ पे कह रही थी विद्या अपनी माता के लिए एक साड़ी खरीद चुकी है। क्वेश्चन कैसे बना है, विद्या अपनी माता के लिए क्या खरीद चुकी है। विद्या हैज़ बॉट अ साड़ी फॉर हर मदर। सेंटेंस में देखेंगे सेंटेंस कैसे बना है, विद्या हैज़ बॉट अ साड़ी फॉर हर मदर। विंध्या विंध्या इट इज़। तो विंध्या एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वो हैज यूज होगा, ये सभी को पता है। बाई की थर्ड फॉर्म बोट अ सारी फॉर हर मदर, ये आगे का रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है वो वैसे यूज हो जाएगा। तो इसमें जब क्वेश्चन फ्रेम करेंगे तो इसमें कहा है कि विद्या ने अपनी माता के लिए एक साड़ी खरीदी है या वो खरीद चुकी है। तो जब इसमें क्वेश्चन फ्रेम करेंगे तो क्वेश्चन उन्होंने कैसे बनाया है कि विद्या अपनी माता के लिए क्या खरीद चुकी है। तो क्या क्वेश्चन के बीच में आया है, तो वो क्वेश्चन वर्ड बन गया। क्वेश्चन वर्ड बन गया तो उसके लिए इंग्लिश में क्वेश्चन वर्ड है वॉट। वॉट हैज विंध्या बोट फॉर हर मदर। वॉट, उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि आप फ्रेमिंग क्वेश्चन में भी देख पा रहे होंगे प्रेजेंट परफेक्ट के क्वेश्चन वर्ड के बाद हैज़ या हैव आएगा। हैज़ या हैव आएगा अकॉर्डिंगली इन अकॉर्डेंस विद द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है विंध्या, विंध्या के साथ क्योंकि विंध्या सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ हैज़ ही आना है। व्हाट हैज़ विंध्या बॉट फॉर हर मदर। वोट क्यों आया है, वो क्योंकि थर्ड फॉर्म में आती है, चाहे क्वेश्चन हो, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो चाहे नेगेटिव, इसमें थर्ड फॉर्म ही आती है सब जगह। तो व्हाट हैज़ विंध्या बॉट फॉर हर मदर, तो ऐसे बन गया ये फ्रेम, क्वेश्चन फ्रेम हो गया। फिर आता है 8th पॉइंट है पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट भी हमारा हो गया। अब तक हमारा हो गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। अब हम करेंगे पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस फॉर्मेशन है सब्जेक्ट प्लस हैड। पास्ट के जितने भी पास्ट परफेक्ट में जितने भी टेंसेस होते हैं सब में हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो हैड होती है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म तो वो मैंडेटरी है सभी में ही, परफेक्ट टेंसेस जितने भी, चाहे वो इंटरोगेटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे फ्यूचर में हो। फ्यूचर परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो और प्रेजेंट परफेक्ट हो, कोई भी टेंस हो सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। चाहे नेगेटिव सेंटेंस हो, चाहे अफर्मेटिव सेंटेंस हो, चाहे इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, सब जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है इसमें। बस ये है कि तीनों में हेल्पिंग वर्ब्स बदल जाती हैं। ऊपर वाले में प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही थी हैज है, इसमें यूज होगी हैड, और उसमें विल शैल यूज होती है, विल शैल हैव, विल शैल नॉट हैव। तो फ्यूचर में तो पास्ट वाले को पढ़ रहे थे, तो पास्ट वाले में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। फिर अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। फिर क्वेश्चन कैसे फ्रेम करते हैं इसमें, क्वेश्चन ऐसे फ्रेम करते हैं कि पहले तो लगा देंगे जो हेल्पिंग वर्ब है हैड, फिर लगा देंगे सब्जेक्ट, क्योंकि ये वही बात हो गई यहाँ पे। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे एक ही है, हैव या हैज का सीन नहीं है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल है। सब्जेक्ट कैसा भी हो, सिंगुलर और प्लूरल हो, हेल्पिंग वर्ब एक ही यूज होगी, दैट इज़ हैड। फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेम करते टाइम भी हैड पहले आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर क्वेश्चन दिया है सेंटेंस में तो पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। एग्जाम्पल से इसको ले लेते हैं। शी हैड लॉस्ट हर पर्स, उसने अपना पर्स खो दिया था या वो अपना पर्स खो चुकी थी। तो शी हैड लॉस्ट, सी चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल उससे तो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही हेल्पिंग वर्ब आने वाला है वो है हैड। लूज का थर्ड फॉर्म आएगा लॉस्ट हर पर्स, क्वेश्चन टेंस तो ऐसे बन गया। फिर उसका क्वेश्चन उन्होंने क्या बनाया है, क्या उसने अपना पर्स खो दिया है या खो चुकी थी, क्या वो अपना खो दिया है, नहीं खो दिया था, क्या उसने अपना पर्स खो दिया था या क्या वो अपना पर्स खो चुकी थी। तो उसमें क्या करेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आएंगे इस कंडीशन में, पास्ट परफेक्ट की कंडीशन में। यहाँ पे इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है हैड,
फिर आएगा सब्जेक्ट सी, लोस्ट आना ही है क्योंकि हर एक में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, चाहे कोई सा भी हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, कोई सा भी परफेक्ट है, चाहे फिर वो इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे अफर्मेटिव हो, सब में थर्ड फॉर्म ही आती है। तो थर्ड फॉर्म तो मैंडेटरी है, वो तो आनी आनी है। सो हैड सी लॉस्ट हर पर्स, हैड आ गया पहले, दैट इज अ हेल्पिंग वर्ब। फिर आ गया सी, सी इज अ सब्जेक्ट, फिर लॉस्ट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और फिर हर पर्स। फिर दूसरा कोई सेंटेंस देख लेते हैं, ये चौथा है, इसमें चौथा देख लेते हैं। विकास हैड ऑलरेडी गॉन टू मेरठ, विकास पहले ही मेरठ जा चुका था। तो इसमें इन्होंने मेरठ को रिप्लेस किया है कहाँ से, विकास हैड ऑलरेडी गॉन टू मेरठ, ऑलरेडी के बाद गोन आया है, गो की थर्ड फॉर्म वो आनी थी, विकास के साथ हैड आया है, हैड ही आना था हेल्पिंग वर्ब। तो सेंटेंस तो आपको समझ में आ गया। फिर उन्होंने मेरठ को रिप्लेस की, विकास पहले ही मेरठ जा चुका था। क्वेश्चन कैसे बनाया, विकास पहले ही कहाँ जा चुका था, तो वेयर हैड विकास ऑलरेडी गॉन, वेयर पहले आ गया है, क्वेश्चन वर्ड है, आप फ्रेमिंग क्वेश्चन में भी देख सकते हैं, पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर आएगा सब्जेक्ट दैट इज़ विकास ऑलरेडी, फिर आएगा गॉन, वो के थर्ड फॉर्म गॉन। तो वेयर हैड विकास ऑलरेडी गॉन। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा पास्ट परफेक्ट। अब हमारा इसमें आज की जो क्लास है उसे हम फ्यूचर परफेक्ट पढ़ के ख़त्म करेंगे। आपके परफेक्ट कंटिन्यूअस बच जाएंगे, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, वो हम अगली क्लास में करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। अभी हम यहीं तक करके ख़त्म कर देते हैं फ्यूचर परफेक्ट तक। तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा कि सब्जेक्ट आएगा, विल शैल हेल्पिंग वर्ब आएंगे, प्लस हैव आएगा और उसके साथ थर्ड फॉर्म आएगी अगर अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो सब्जेक्ट आएगा, विल शैल आएगा। विल शैल कैसे आता है, आई वी के साथ शैल आता है, बाकी के साथ विल आता है। फिर नॉट हैव क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट टेंस है तो हर एक में वर्ब की थर्ड फॉर्म, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, इंटरोगेटिव हो, नेगेटिव हो, अफर्मेटिव हो, कोई भी हो, हर कंडीशन में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। फिर जब हम क्वेश्चन फ्रेम करते हैं इसमें, फिर वही वैसे ही विल शैल पहले आ जाएगा इन अकॉर्डेंस विद द सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट ही, सी, दे, यू इनमें से कोई है, या कोई नाम है, नाउन है, या प्रोनाउन है सिंपल, तो उनके साथ विल लगेगा। अगर आई वी है तो उसके साथ शैल लगेगा, प्लस हैव बाद में आएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट, और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। फिर अगर क्वेश्चन वर्ड दिया है बीच में तो पहले क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे, फिर विल शैल लगा देंगे। विल शैल कैसे आएगा, फिर वही बात, विल बाकी सब में विल आएगा, आई वी के साथ शैल आएगा अगर सब्जेक्ट जो भी है, प्लस है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाकी बचा हुआ सेंटेंस। इसमें फिर एग्जांपल से समझ लेते हैं। वी विल हैव कंप्लीटेड, ही विल हैव कंप्लीटेड हिज टास्क, तो वह अपना काम पूरा कर चुका होगा। ही विल हैव कंप्लीटेड हिज टास्क, वह अपना काम पूरा कर चुका होगा। तो यहाँ पे ये नॉर्मल सेंटेंस दिया गया है, ही विल हैव। ही जो है आई वी तो है नहीं, तो ही है, प्रोनाउन है ही, सब्जेक्ट है, तो आई वी से अलग है तो उसके साथ विल यूज होगा। विल के साथ हैव तो आना ही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म, कंप्लीटेड हिज टास्क, ही विल हैव कंप्लीटेड हिज टास्क, वह अपना काम पूरा कर चुका होगा। फिर अगर इसका क्वेश्चन बनाएंगे तो वो ऐसे बनेगा, क्या वह अपना टास्क पूरा कर चुका होगा, क्या वह अपना काम पूरा कर चुका होगा। तो उसमें क्या होगा कि उसमें कोई क्वेश्चन वर्ड तो है नहीं, क्या पहले आया है, वही वाली बात जो सर जैसे सारे सब में हो रही थी। विल पहले आ जाएगा ही, फिर आएगा ही क्योंकि ही के अकॉर्डिंग विल आया है, आई वी होता तो शैल आता, विल ही, विल पहले आएगा क्योंकि क्वेश्चन बना रहे हैं। फिर आएगा हैव तो आना ही था, वो तो मैंडेटरी है इसमें। कंप्लीटेड
कंप्लीटेड क्यों आया है, क्योंकि कंप्लीट की थर्ड फॉर्म ये भी आनी है, क्योंकि चाहे इंटरोगेटिव हो चाहे नेगेटिव हो सब में आता ही है। जब परफेक्ट टेंस की बात हो रही है तो वो आपकी थर्ड फॉर्म आती ही आती है। तो विल ही हैव कंप्लीटेड हिज टास्क, तो क्या वह अपना काम पूरा कर चुका होगा, ऐसे इसका क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ही शैल हैव बॉट न्यू कार, वी शैल हैव बॉट न्यू कार, हम नई कार खरीद चुके होंगे। वी आया है तो वी के साथ विल तो आता नहीं है, क्योंकि आई और वी के साथ शैल आता है, तो शैल आया है। हैव तो आना ही था। बाई की थर्ड फॉर्म बॉट न्यू कार, वी शैल हैव बॉट न्यू कार, हम नई कार खरीद चुके होंगे। अब नई कार की जगह इन्होंने क्वेश्चन वर्ड लगा दिया है। क्वेश्चन बनाया कैसे है इन्होंने, हम क्या खरीद चुके होंगे। हम क्या खरीद चुके होंगे, क्या मतलब है कि क्या जो है वो सेंटेंस के बीच में आया है तो वो क्वेश्चन वर्ड है। तो क्या के लिए क्वेश्चन वर्ड इंग्लिश में यूज़ करते हैं, वॉट। वॉट पहले आ गया, फिर आ गया शेल। शेल क्योंकि वी के साथ शेल यूज होता है और आई और वी के साथ। तो फ्रेमिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं क्या फॉर्मेट है। क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर विल या शैल आएगा, वी के साथ शैल आना है तो शैल आ गया, फिर वी आ गया, हैव तो आना ही है, बाई की थर्ड फॉर्म बॉट, व्हाट शैल वी हैव बॉट। तो क्वेश्चन था, सेंटेंस था, वी शैल हैव बॉट न्यू कार, हम नई कार खरीद चुके होंगे। क्वेश्चन बना इसका, हम क्या खरीद चुके होंगे, व्हाट शैल वी हैव बॉट। तो होप आज का ये लेक्चर पूरा आपको समझ में आया होगा। इसमें हमने बहुत सारी सेंटेंसेस में क्वेश्चन कैसे, बहुत सारे टेंसेस, अलग अलग टेंसेस हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उनके भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। तो हमने 9 टेंसेस आज किए हैं। तो 9 टेंसेस के बारे में आपको कैसे क्वेश्चन फ्रेम करने हैं ये समझ में आ गया होगा। मैंने एग्जांपल से और ग्रामर के थ्रू जो मेथड्स हैं उसके थ्रू आपको सब कुछ बताया। इंटरोगेटिव में, नेगेटिव में कहाँ पे थर्ड फॉर्म किस में क्या, सब कुछ बताया, एक एक एग्जांपल करके समझाया आपको। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो जस्ट लेट मी नो इन कमेंट्स, और मैं कोशिश करूँगा आपकी उसमें भी हेल्प कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस क्लास।